तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक भी बड़ा काम का लेके आया हूं क्योंकि ये तकरीबन हर घर में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इससे पहले एक बार फिर आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे शो को पसंद करते हैं और हमें जनाब फीडबैक भी देते हैं, पर्सनल मैसेजेस भी मुझे आ रहे होते हैं और कोशिश मेरी ये होती है कि एक एक टॉपिक को हम लेके आ रहे हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमारा टॉपिक इग्नोर हो गया है, कतई ऐसा नहीं है। हम आगे उसको पाइपलाइन में डाला हुआ है और इंशाल्लाह अनकरीब हम आपके टॉपिक को भी लेकर आएंगे। उसके अलावा रमज़ान की आमद है तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। अच्छे शोज़ लेकर आएंगे, अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। एज अ डॉक्टर मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझें कि पाकिस्तान में हार्ट अटैक यंगस्टर्स में होने की जो शरह है वो 30 से 40% हो गई है। हम बेशक कोरोना की तरफ से बहुत परेशान हैं, बहुत प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, लेकिन हार्ट अटैक की जब हम बात करते हैं उससे वो कई ज़्यादा शरह में है। और हम सबको चाहिए कि अपनी नौजवानी, जवानी और बुढ़ापे का नहायत अच्छी तरीके से ख्याल करें। हम ये समझते हैं कि हम 50-60 साल के बाद हो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगे। यकीन करें मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि 30-35-40 साल के उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और वो इस बात को यकीन भी नहीं करते और उनको बहुत बड़े लॉसेस हो रहे होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम बात करें आप लोगों से कि इसकी वजूहात क्या हैं। और इसके अलावा हमारे जो घर के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हर चीज़ के मालूमात वो रखते हैं। तो हार्ट अटैक के हवाले से भी कुछ मिथ्स हैं। कुछ लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों को फॉलो करते हैं और बड़े नुकसान उठाते हैं। आज हम उन मिथ्स को भी ब्रेक करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो लोग नशा करते हैं या सिगरेट वगैरह पीते हैं उनका क्या नुकसानात होते हैं इवेंचुअली हार्ट अटैक का। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सारी बातें तो मैं इंट्रो में नहीं बताऊंगा। तो आपको मज़ीद चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ रुकना पड़ेगा। बस हम यूँ गए और एक छोटे से ब्रेक के बाद यूँ आए। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक के ऊपर, दिल का दर्द, दिल की बीमारियां। और मुझे ये बात बताते हुए निहायत हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट अटैक बनता जा रहा है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में 30 से 40 साल और 40 साल से 50 साल। आज हम बात करेंगे अपने सेगमेंट में इस टॉपिक के ऊपर, हेल्थ एंड वेलबींग। वजह क्या है इसकी कि 40 साल से 50 साल की एज है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसमें हार्ट अटैक की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इधर उधर की बातें तो आपने सुनी होंगी, आपको पता है हमारे ख़ानदान में, हमारे दोस्तों में सारे डॉक्टर्स होते हैं। तो हमने फिर सही डॉक्टर को अपने साथ बुलाया है जिनका नाम है डॉक्टर फैसल ज़िया, EECP पाकिस्तान कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं हार्ट अटैक्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल मौका तो देना है, जो कि ये लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 सालों के अंदर ये ख़बर बहुत सुनने में आ रही है कि जवान लड़कों को दिल की बीमारियाँ होती हैं। एक मेरा क्लास फेलो भी था, डाउ से ग्रेजुएट किया था, अमेरिका में था, और उसके साथ भी यही हुआ था और वो ही वॉज जस्ट 36 ईयर ओल्ड। तो ये सवाल मेरे भी दिमाग में क्लिक किया था कि हम लोग तो फिटनेस भी करते हैं। तो आज हम स्टार्ट यहीं से करते हैं डॉक्टर साहब। पहला जो क्वेश्चन है मेरा यही होगा कि बेसिकली ये हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं ये किस तरह होता है और क्या होता है? देखिए, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जब हार्ट को जो वेसल सप्लाई कर रही होती हैं वो 100% ब्लॉक हो जाएं तो वो हार्ट की यानी वो सप्लाई ब्लड और ऑक्सीजन करती हैं। तो जो हार्ट का मसल डैमेज होता है उसकी वजह से उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है। और जो आपने अभी जिक्र किया कि यंग एज के अंदर क्यों हो रहा है, उसकी देखिए बहुत सी वजूहत है कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और हम लोग बहुत अपने आप को एक सीट तक महदूद करते हैं जितनी जगह जहाँ जॉब्स वगैरह हो रही होती हैं, और स्मोकिंग, साथ में फास्ट फूड। तो ये एक्यूमुलेट होते होते आस्ता आस्ता फिर आपको, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रह रहा है, तो फिर ये एक्यूमुलेट होते होते आस्ता आस्ता आपको एंजाइना और फिर आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके आता है। यंग एज में हार्ट अटैक जो है वो पता नहीं चलता कि जी अक्सर लोगों को कि अचानक से एकदम हो गया, सिम्टम आ रहे थे, यार तुम्हें क्या होगा, गैस हो रही होगी, ऐसी किसी ने कंप्लेन किया। तो ये बड़ी एक हमारी एक समझें कि कोताही भी कह सकते हैं कि हम निगलेक्ट करते हैं कि
एक हमारे टर्म यूज़ करते हैं, गैस हो रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 7 अप पी लो। अब उस बेचारे को हार्ट अटैक की तरफ वो जा रहा है, आप उसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें काफ़ी सम अप करती हैं। तो ये जो गैस हो रही है वाला सिम्टम है, बेसिकली ये सिम्टम होता क्या है जो पेशेंट आपके पास लाता है? और अमूमन फैमिली भी यही आके बताती है कि डॉक्टर उनको गैस हो गई है, वो उनको राइजिक इंजेक्शन लगा देते हैं, वक्ती तौर पर पता नहीं वो ठीक भी होता है नहीं होता। देखिए कभी कभार गैस्ट्राइटिस या कभी कभार हाइपर सिक्रीशन होती है हमारे स्टमक के अंदर, वो गैस प्रोड्यूस करती हैं जो इफेक्ट करती हैं, जो एक तरह से सिम्टम दे रही होती हैं कि जी हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कभी कभार होता है, नहीं भी हो रहा होता है। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड, जिन लोगों को ज़्यादा ये चीज़ रह रही है तो उनको अपना एक ECG वगैरह कराना चाहिए, एक कार्डियो फिजिशियन को दिखाना चाहिए कि मुझे फ्रीक्वेंटली चीज़ें हो रही हैं। तो उस पर और उसके साथ साथ उनके जो लैब टेस्ट हैं कोलेस्ट्रॉल, उसको भी सामने रखना चाहिए कि उसका रेशो क्या है। तो फिर हम जज कर सकते हैं कि जी ये गैस्ट्राइटिस था, गैस्ट्रिक इशू था, या फिर इनको ये ECG देखने के बाद डेफिनेटली पैनिक अटैक्स की वजह से पैल्पिटेशन। देखें, जो पैनिक अटैक की वजह से पैल्पिटेशन होती हैं वो खतरनाक नहीं होती। बिल्कुल, अगर अंडरलाइन कोई हार्ट डिजीज़ है उसकी वजह से हो रही है तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, दैट कैन बी लीथल। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, किस किस टाइप के हार्ट अटैक्स होते हैं? अगर बुनियादी तौर पे हम, जिस तरह अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया MI, एक होता है एंजाइना, हम लोग जो आम लोग हैं बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएंगे और कौन सा किस लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? देखिए, एंजाइना एक तरह से सिग्नल होता है बिफोर गोइंग फॉर अ हार्ट अटैक, यानी आपकी जो शरियानें सप्लाई कर रही हैं हार्ट को वो थोड़ी तंग होती है। किस वजह से कि जी उसमें फैटी डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल्स की वजह से, तो कभी कभार चिपकती हैं, खुलती हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइना कॉज करती है। एंजाइना कैसा पेन होता है कि जो आपको सेंट्रल चेस्ट से शुरू होकर लेफ्ट आर्म तक रेडिएट कर रहा है, बैक साइड पर जा रहा है, लोअर जॉ पे जा रहा है, तो एक तरह से सिग्नल होता है। लेकिन जब 100% ब्लॉकेज किसी वेसल का हो जाए और वो टिश्यू को डैमेज कर दे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ हार्ट अटैक, दैट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, फैमिली हिस्ट्री का तो आपको ज़ाहिर सी बात है, आप काम इतना किया हुआ है, फैमिली हिस्ट्री और इसका जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो उसको स्क्रीनिंग कराने की कभी कोई ज़रूरत नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है। आजकल जो आपको ही बात ना कि सीडेटरी लाइफ स्टाइल है हमारा जी, स्ट्रेस है, हम फास्ट फूड को ज़्यादा तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू आर हेल्दी डाइट जो है। सही। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी नहीं है तो आप कोई अपने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएं। आफ्टर 35 आपको 30 बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक लिपिड प्रोफाइल अपना इस तरह की चीज़ें चेक करते रहना चाहिए, ख़ासतौर पे यूरिक क्रिएटिनिन, CBC कराते रहना चाहिए ईयरली बेसिस पे, ताकि आपको पता हो कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं। अगर आपका सिटी लाइफ स्टाइल है, आप बहुत ओबीस हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो यू हैव अ चांस टू डेवलप हार्ट इश्यूज इन द फ्यूचर। अच्छा डॉक्टर साहब, क्लिनिकल कंडीशन, साइन एंड सिम्टम्स ये क्या होते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? क्योंकि मैंने भी ये पढ़ा था जब मैंने MBBS किया था, अभी तो मैंने अपनी फील्ड अलग है, कि शुरू के 5 मिनट बड़े क्रूशियल होते हैं। तो वो हम फैमिली घर पे बैठ के क्या कर सकती है और कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये हार्ट का इशू आ रहा है? देखें, अगर काफ़ी देर से बैठे, मतलब है कि आपको चेस्ट कंजेशन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, मतलब चेस्ट स्वेटिंग हो रही है, होता है लेफ्ट पे होता है, सेंटर में होता है? सेंट्रल चेस्ट पेन, ठीक है, इट इज़ रीडिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्म पे जाके भारी हो रहा है, आर्म भारी हो रहा है, बैक पे जा रहा है, लोअर जॉ पे जा रहा है, ठीक है, सांस फूल रहा है बहुत, स्वेटिंग बहुत हो रही है, ओके, तो उस बंदे को या जो भी मेल या फीमेल है उनको वहीं बिठा दें, और फ़ौरन से फ़ौरन अगर आपके पास डिस्पिन मौजूद है उसको आप यूज़ कर सकते हैं पानी में घोल के, ताकि ब्लड थिनिंग हो जाए। लेकिन उनको बैठे बैठे की सूरत में ही आप उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, ताकि वहाँ जाके इनका प्रॉपर इलाज हो सके। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करूँगा इस ब्रेक के बाद, कि जो लोग ख़ास तौर पे टोबैको का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं और वो सिर्फ इसको आदतन लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 40 साल के बाद वो फिर किस तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर आती है। तो हम सारी बात करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ है, यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट। जनाब, तो अब इस बात से डरना ज़रूरी है हम सबको कि नौजवान या जवान लोगों उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। ज़माना तरक्की कर रहा है, चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं और इसीलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा डर भी जाते हैं। लेकिन आई थिंक प्रिकॉशंस जो हैं वो बेहतर हैं उस टाइम के लिए कि जब हमारे सर पर मुसीबत एक साथ आ रही हो। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सिगरेट पीना या गुटखे या पान छालिया ये बड़ा आम है, वैसे पूरी दुनिया में सिगरेट बहुत आम है। आप क्या कहते हैं कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं ये स्मोकिंग वाले या टोबैको वाले एसोसिएटेड विद कार्डियक सिम्टम्स? बहुत आते हैं, आप हिस्ट्री निकाल के देखिए उनकी, कोई भी आ रहा है एक्स स्मोकर,
कितने तो पूछा 20 साल से पी रहे हैं, अभी कब पी थी, 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था। तो ऐसे बहुत से आते हैं और एग्रीवेट करता है, स्मोकिंग एग्रीवेट्स। किस तरह करता है, ज़रा मैं चाहूँगा कि ये 30 सेकंड में आप बताएं ज़रूर लोगों। देखें, बेसिकली स्मोकिंग जो है, निकोटीन का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी जो कॉर्नरी वेसल्स हैं उसको एंडोथेलियल डिसफंक्शन करता है, जिसकी वजह से प्रमोट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और फिर जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं। तो इट डज इफेक्ट। कितनी सिगरेट्स पर डे लोग पीते हैं, उनको होता है या कम वालों को भी हो सकता है? देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब है, जहर अगर थोड़ा सा भी हो तो जहर है, ज़्यादा भी हो तो जहर ही है वो। इसमें ये नहीं कि जो एक पी रहा है तो उसको नहीं होगा तो वो शुरू कर दे। नहीं, हाँ, एक तो डॉक्टर साहब ने कहा था, बिल्कुल भी नहीं, सिगरेट बिल्कुल ही। वैसे भी आपकी लंग्स के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट करती है, हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, तो इट शुड बी। और वैसे भी हर वक्त ही तलब रहना और बार बार बाहर जाके सिगरेट पीना ज़रा मुश्किल भी लगता है प्रैक्टिकली। बिल्कुल। और पैनिक एंग्जाइटी को एग्रीवेट करती है ज़्यादा। बिल्कुल। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, उनको खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके टेस्ट बड्स उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। तो जब वो सिगरेट छोड़ते हैं या तो छोड़ने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं आप खाना अच्छा लगना शुरू हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सवालात हमारे लोगों के होते हैं। एक सवाल ये भी है कि जो उल्टे हाथ पे ज़्यादा सोते हैं करवट लेके, उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मफरूज़ा है या नहीं? ऐसे इस पे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं। वैसे कहते हैं कि उल्टे हाथ पे आप ना सोएं, एक सुन्नत तरीका भी कि सीधे हाथ पे सीधा सोएं आप, तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जिनका हार्ट का साइज इनलार्ज होता है, जिनकी कॉर्नरी वेसल्स ब्लॉक्ड होती हैं, तो उनको पेन फील होता है ड्यूरिंग दिस कि उल्टे हाथ पे सो रहे हो, लेकिन इसकी वजह से हार्ट अटैक होना, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी ये कि अगर किसी को एक बार अटैक आ जाए और उसको दोबारा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या ऐसा भी होता है कि फिर कभी नहीं आता अगर वो चीज़ों को फॉलो करे? देखिए, अगर चीज़ों को ऐसे लोग फिर डर जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो डर जाते हैं, अब जो स्मोकिंग वाले आपने बताया, मैंने अक्सर देखा है वो डरते नहीं है। हो गया, चलो अब सही है, अब तो सही है तबीयत, दोबारा शुरू कर दें। ओके। फिर दूसरी की तरफ जाते हैं। और वो लोग जो इलाज नहीं कराते, जो हो गया बस ठीक है, दवाइयों पे थे अब इस पे हैं, इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक। देखिए, हार्ट को रिपेयर किया रहा है, हार्ट को हम लगा नहीं रहे, ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, एक वही हार्ट को रिपेयर करे तो उसका तो ख्याल ज़्यादा रखना है अगर आपका हार्ट डैमेज हो गया। ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के ऊपर जो हमारे जो लोग हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे और मुख्तलिफ जगहों पे सेंड करते हैं, और उनके सवालात बड़े बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि समय हंसी भी आती है, लेकिन अच्छी बात है कि हम उनके जवाब देते हैं। एक पहला ये मिथ है कि हार्ट अटैक सिर्फ ओल्ड लोगों को ही होता है, जवानों का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जवानों में भी हो रहा है, इवन 12 साल के बच्चे में भी देखा गया। ठीक। दूसरा ये कि अगर मेरी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री नहीं है तो मुझे परवाह नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल सही है तो डेफिनेटली तब नहीं होगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, वैसे ही बैठे हुए हैं कि नहीं भाई मेरी फैमिली में तो है नहीं, तो इट्स नॉट दैट। ठीक है। अच्छा, तीसरा ये कि ये मेरा भी सवाल बनता है वैसे कि जो लोग बहुत फिट हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनको हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होते? देखें, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन अपना वर्कअप नहीं करते, यानी उनकी कॉर्नरीज कैसी हैं, उनके लिपिड प्रोफाइल्स कैसे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, मैंने देखा है, उनमें भी होता है। उनमें तो लिपिड प्रोफाइल एक्सरसाइज से कम होता है या नहीं होता? बिल्कुल, लिपिड प्रोफाइल अगर आप कराएं, उसमें लिपिड्स और आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल के वैल्यूज़ अगर आप अच्छी हो जाएं, वॉक, देखें वॉक हम क्यों कहते हैं, ताकि सर्कुलेशन रहे। सही। मैं एक हमेशा हर प्रोग्राम में अपने जहाँ मैंने किया एक चीज़ में शेयर करता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, सीनियर कार्डियोलिस्ट हैं इस्लामाबाद, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्लिनिक के बाहर लगाया हुआ है आपका दिल आपके कदमों में। क्या बात है। उसका मकसद क्या है कि आप चलेंगे जो सर्कुलेशन होगी, तो सर्कुलेशन होगी तो फिर आपका दिल सही काम करेगा। बिल्कुल, तो बात तो सही कही उन्होंने। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये सवाल है कि मल्टीविटामिन्स लेने से, रेगुलर मल्टीविटामिन्स लेने से हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो ये नई चीज़ आई है कि ज़्यादा विटामिन्स लेने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी कॉर्नरीज पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए, हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वाई टू टेक मल्टीविटामिन्स, हम वेजिटेबल फ्रूट्स इस पे क्यों नहीं तलाश करते? बिल्कुल। एक पिल की सूरत में हम क्यों चाहते हैं? दैट इज़ वेरी राइट। खा सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन ऐसा नहीं कि, बल्कि कैल्शियम तो बढ़ाता है ये चीज़ें, हार्ट के इशूज़ को कैल्शियम जो हम बेधड़क ले रहे होते हैं। डेफिनेटली प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन बहुत से लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं जी, आजकल कोरोना की वजह से ही, लेकिन उनको देखना चाहिए कि जी कैल्सिफिकेशन जो होती है आपकी वेसल्स के अंदर, वही प्रमोट करती है हार्ट अटैक को। उसको हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए चीज़ों। ठीक है। अच्छा, हार्ट अटैक हमेशा सडन और बहुत इंटेंस होता है, ये रियलिटी है या बात का? देखिए, जो कुछ लोगों को सिम्टम्स आना शुरू होते हैं वो इग्नोर करते हैं, लेकिन वो अटैक हो रहा होता है वो। अच्छा, कुछ लोगों को नॉन STMI होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उनको पता नहीं चलता। अच्छा, उनको अचानक से हो चुका होता है, उनका सांस ज़्यादा फूल रहा होता है, तो जाते ही ER में तो पता चलता है जी तो अटैक हो चुका था। ठीक है डॉक्टर साहब, काफ़ी सवालात हमने जाने, और अब आपके सामने आपका कैमरा है
और आपका मैसेज? जी, तमाम लोगों के लिए है कि जी दिन में कम से कम जो नॉर्मल जो उनको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है उनको चाहिए कि एक्सरसाइज करें। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें और ख़ास तौर पे जो ये फास्ट फूड है इससे परहेज़ करें। और जो दिल के आर्जे में मुब्तला हो चुके हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि उनका हार्ट जो भी प्रोसीजर हुआ, हार्ट रिपेयर हुआ है, अब उनको एक्स्ट्रा केयर करनी है। तो इस चीज़ को अगर हम लेके चलें तो बहुत सी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं। एक चीज़ याद रखें, दिल है तो चल रहा है, अगर दिल बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। जनाब थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो जनाब आप लोगों ने मैसेज सुना डॉक्टर साहब का, साथ साथ मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है कि आज की जो बात अभी तक मुझे पसंद आई वो पसंद आई कि आपका दिल आपके कदमों में है। अगर 4000-5000 स्टेप्स आप लेते रहें तो मेरे ख्याल से आपका जो दिल है वो मजबूत रहेगा। अब हम बात करेंगे इस सेगमेंट में, जो आने वाला सेगमेंट पे बात करेंगे कि खाना पीना क्या रखा जाए, हमारी क्या लाइफ स्टाइल हो जिससे हार्ट अटैक के चांसेस जो कम हो। जो स्टे विद अस, हम बस यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अभी तक हमने बात की दवाइयों के हवाले से कि मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे फिटनेस, कार्डियक रिहैबिलिटेशन अपने सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। आइए देखते हैं। एज अ डॉक्टर मैं इस बात को हर पेशेंट से कहता हूं कि भाई दवाइयां लें, ज़रूर लें, लेकिन दवाइयों से सिर्फ इलाज नहीं होता, इसमें प्रिवेंशन और एक्सरसाइजेस, ख़ास तौर पे आपकी अपनी लाइफ स्टाइल हर बीमारी के लिए ज़रूरी है, चाहे डिप्रेशन हो। आज हम बात करेंगे हार्ट इश्यूज़ पे। आज के इस सेगमेंट के तबस्सुस से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस कदर ज़रूरी है इंसान का चलना फिरना। हमारे साथ हैं डॉक्टर अफ़ाफ तनवीर, कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ताहिर मेडिकल सेंटर। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है क्लिनिक आजकल? कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं? क्या हो रहा है, ज़रा बताएं जनाब। बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट हर तरह के पेशेंट्स ही फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि जैसे लोअर बैक पेन्स हो गए, नी पेन्स हो गए, बल्कि इनफैक्ट आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि लोगों को अवेयरनेस आ रही है, तो जो बच्चे स्पेशल होते हैं जिनकी मूवमेंट्स या मोशंस लिमिटेड होते हैं, सही। और एक बात है वो जो कराची से बिलोंग नहीं करते या जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको पता ही नहीं होता इस बारे में, तो वो जब आते हैं व्हेन दे आर रिकवरिंग फ्रॉम फिजियोथेरेपी तो एक कॉन्सेप्ट करते हैं, हाँ, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है उनके वहाँ पे, वरना वहाँ तो कहा जाता है नहीं सही हो सकता, बेड पे ही पड़ा रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड पे भी अब अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, मतलब थिंग्स आर गेटिंग बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक वर्ड है कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसको किस तरह डिफाइन करते हैं आप लोग? देखिए, कार्डियक रिहैबिलिटेशन ये होती है कि आप वंस यू आर गॉन थ्रू एनी हार्ट प्रॉब्लम, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, हार्ट डिजीज़, आई मीन हार्ट अटैक हो, किसी किस्म की एंजियोप्लास्टी हुई है, सर्जरी हुई है, तो व्हेन यू गो थ्रू इट, तो उसके बाद जैसे हम नॉर्मली किसी भी जगह का ऑपरेट अगर करवाते हैं या एक प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो उसको एक रीहैब की ज़रूरत होती है, उसको कम बैक टू लाइफ की ज़रूरत होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करनी पड़ती है उस एरिया की, या एक बीइंग अ पर्सन उसको बेटर करना ज़रूरी है। तो हम जब हार्ट के पेशेंट्स आते हैं तो उनके हार्ट के ऊपर काम करते हैं सो दैट दे कैन लिव अ बेटर लाइफ। मतलब आप दिल को ताकतवर बनाते हैं, ठीक है। तो ताकतवर दिल बनाने के तरीके क्या हैं? देखिए, इसमें हाँ, इसमें एक्सरसाइजेस भी होती हैं। द मेन जो इसका मकसद है कार्डियक रिहैब का कि हम इंश्योर करें कि एक पर्सन जो इस चीज़ से गुजरा है वो फिज़िकली भी, मेंटली भी और सोशली भी एक एक्टिव लेवल पर हो। तो ही और शी शुड गो थ्रू एक्टिविटीज़ और इंटरवेंशंस ऐसी डेवलप करे कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके इससे, या प्रिजर्व कर सके एटलीस्ट, जिसमें वो है। क्योंकि अमूमन इनके केसेस के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल अपने डरना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन इज़ द मेन, इस पे क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का काम है, तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट का भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है जो उनके मेंटल इश्यूज़ को काउंसिल करता है कि यू आर बेटर नाउ। ठीक। अब जिस तरह हम अपने जिस्म की एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, इस तरह हम हार्ट को भी मजबूत करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं आप? इसमें आप सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि यू शुड वॉक बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। 30 मिनट्स एटलीस्ट, कम से कम, डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स, रिकवरी पीरियड कितना हो चुका है, आप वॉक करें।
उसके बाद आप एरोबिक्स पे जा सकते हैं, योगा पे जा सकते हैं, जॉगिंग इज़ वेरी गुड, इवन स्टेशनरी इंडोर आउटडोर साइकिलिंग, जॉगिंग हो गया, एरोबिक्स, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग इज़ वेरी ऑल्सो वेरी गुड फॉर हार्ट। तो ये जब आप स्विमिंग करते हैं आपका कार्डियो पल्मोनरी जो आपके लंग्स के मसल्स हैं, बिकॉज दे वर्क टुगेदर, लंग्स एंड हार्ट वर्क टुगेदर, तो दोनों के मसल्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो दोनों का रेजिस्टेंस स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है, इससे ताकत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल हार्ट मसल्स को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो था कि पेशेंट है जो रिकवरी में आ रहा है, हमारे आम लोग जो हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है या प्रोन टू हार्ट इश्यूज हैं या मोटे हैं, उनको आप घर पे बैठी क्या टेक्निक्स बता सकती हैं? देखिए, वो अपना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई बिलीव इज़ व्हाट यू ईट इज़ व्हाट इज़ शोन ऑन यू, राइट? तो है 80% यू आर व्हाट यू ईट। तो अपनी डाइट हेल्दी रखें, एंटीऑक्सीडेंट्स को उसमें शामिल रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, इस पे फोकस रहें, जूसेस हो गए जिसमें बीट रूट का जूस है, रेड ग्रेप्स हैं, इन सब पे काम करें, और एवोकाडोज दे हेल्प इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें हैं। यू कैन ऐड ऑन ऑलिव ऑयल है, ग्रीन टी है, हेल्दी डाइट एंड हेल्दी बॉडी वेट विल इवेंचुअली आप इसमें मेन फैक्टर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स इसको उसी के साथ ही बिल्कुल बिल्कुल इससे ये लोअर रहता है, एंड यू आर नॉट, आप हार्ट से थोड़ा इशू से बेटर हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। जी। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खाते हुए हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में रमज़ान भी आएंगे और फिर उसके बाद बकरीद भी आएगी, तो पूरा का पूरा जनाब खाने का एक खावा सिस्टम स्टार्ट हो जाना है। किस चीज़ों को मना कर सकते हैं आप? देखें, अगर आप रमज़ान की बात करेंगे तो फ्राइड आइटम्स वो तो कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत बुरी चीज़ है। दूसरी, प्रोसेस फूड्स जो होते हैं ना, जो हमारे ऑलरेडी रेडी टू ईट मील्स होते हैं, इवन दे आर नॉट गुड। बीफ आप अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। सॉल्ट इनटेक, सोडियम आपको लोअर करना है, बिकॉज दे ऑल कंट्रीब्यूट टू सॉल्ट इनटेक। ठीक है। नमक से भी ये ताल्लुक है आगे ब्लड प्रेशर का? या बिल्कुल, शुगर, सोडियम आप जितना लेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा। ये जो आपकी शुगर बेवरेजेस होती हैं इसको अवॉइड करें, बेकरी आइटम्स होते हैं, ये सब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रीब्यूट करेंगे, इवेंचुअली हाँ ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट जाएगा। मजीद हम बात करेंगे कि कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है और फैमिली में स्ट्रेस का क्या ताल्लुक होता है हार्ट अटैक से। जस्ट स्टे विद अस, हम ब्रेक के बाद न्यू गए न्यू आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसी बीच में मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्योंकि हमें जब कोई कुछ बताता है तो हम उसको रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे पड़ोसी हो, चाहे हमारे घर की कोई फुप्पी हो या खाला हो, अगर कुछ बता दिए तो हम शुरू कर देते। तो मेरे दिमाग में 3-4 सवाल थे, आइए हम डॉक्टर साहबा से करते हैं। डॉक्टर साहबा, सुनी सुनाई बातें तो आपने भी बहुत सुनी होंगी यकीनन, तो उसको ज़रा आज कंफर्म कर लेते हैं। नंबर 1 ये कि जो बीट रूट जूस है, कहते हैं कि वो हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके क्या कहती हैं? नहीं, बीट रूट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। इसमें ये सुनी सुनाई बात नहीं है, बेरीज भी इंक्लूडेड हैं। बेरीज में स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, सब सारी बेरीज इंक्लूड है, बीट रूट इंक्लूडेड है। ग्रीन वेजीज का आप जितना जूस निकाल सकते हैं, इट रियली हेल्प्स। ओके, ये हम कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल वे के ट्रीटमेंट पे ज़्यादा जाएं रादर देन हैविंग द मेडिसिन्स। दिस इज़ वेरी गुड। आई थिंक ये थोड़ा देर पर भी रह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फ्रेश है। इसमें वो जो आप डब्बे के जूस लेते हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उसको दे आर नॉट फ्रेश, दे आर नॉट, दे आर ओनली फ्लेवर्ड, इनफैक्ट केमिकल्स ही होते हैं। बिल्कुल केमिकल्स होते हैं, तो दैट इज़ मोर डेंजरस फॉर यू। तो कोशिश करें इनके जूसेस करें, इट रियली हेल्प्स। वही बात आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट ये एप्पल साइडर विनेगर का क्या रोल है आर्टरीज के लिए या किसी? हाँ, एप्पल साइडर विनेगर जो है ब्लड शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस में हेल्प करता है। जब वेट लॉस पे कोई भी जाएगा, स्पेशली हार्ट का तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है ना, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को अगर हम लोअर लेकर आएंगे, इट रियली हेल्प्स। इसका एक रेमेडी, होम रेमेडीज़ भी बनाई जाती है एप्पल साइडर विनेगर से, तो ये अच्छी चीज़ है। ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, यानी कि फैट्स कह लें आप, उसको लोअर करता है। इट रियली वर्क्स ऑन फैट्स, तो इट हेल्प्स यू। अच्छा, एक और सवाल ये कि पानी ज़्यादा पीने वालों को हार्ट अटैक कम होता है,
जो शुरू से पानी ज़्यादा पीते हैं, ये मैंने भी सुना है, इस बारे में आप क्या कहती हैं? सबका अपना है एक वाटर इनटेक इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर बॉडी। ये तो है, वाटर इनटेक कभी भी बुरा नहीं होता। हाँ, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आप ओवर करेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं, कि वाटर इनटेक आपकी एक जनरल वेलबींग को इम्प्रूव, जब आप हाइड्रेट रहेंगे यू विल हैव अ गुड बॉडी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि स्ट्रेस लोग लेते हैं, मैं तो साइकेट्री में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब होती है। आप लोग स्ट्रेस को मैनेज करना भी सिखाते हैं थेरेपी के साथ, जो रिहैब में ये इंक्लूडेड है? देखें, एक्चुअली ऐसा है कि जब हम फिजिकल थेरेपी या रिहैबिलिटेशन कर रहे होते हैं पेशेंट के साथ, तो नॉर्मली जो आप एक नॉर्मल कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन आप जब एक थेरेपिस्ट के पास होते हैं तो आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो जब आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं तो हम बीइंग अ थेरेपिस्ट क्या करते हैं, पेशेंट से उसकी डेली एक्टिविटीज़ पूछते हैं, व्हाट डिड ही और शी डू येस्टरडे, और किस तरह से रहा दिन। तो हम अपने ट्रीटमेंट के दौरान ही उनके साथ इस तरह से बात करते हैं, और उनके जो भी स्ट्रेस लेवल्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, वो हम उनसे बिल्कुल उसके ऊपर काम करते हैं। उनको हम पूछते हैं, ये हमारी एवैल्यूएशन में, हमारी मैनेजमेंट में है कि ये रिस्क फैक्टर है हमारे लिए, स्ट्रेस, तो हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। 2 सवाल क्विक हैं और उसके बाद नंबर 1 ये कि अल्कोहल कंजम्पशन, इससे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि लोग मानते नहीं हैं अभी। अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आपके हार्ट के डिजीज़ में। जहाँ अगर आप मुझसे पूछें कि 5 हेल्दी बेनिफिट्स या हेल्दी थिंग्स टू डू आफ्टर अ हार्ट अटैक, तो इसमें नंबर 1 होगा कि क्विट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। क्विट इट। अगर क्विट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एन एडिक्शन है, तो आप उसको कम से कम जितना अवॉइड कर सकते हैं कर लें। वो आई थिंक फिर आप उसको कार्डियक रिहैब और एडिक्शन के रिहैब में साथ काम करें तो फिर वही बात है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, फिर हम उसमें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। बिल्कुल, हम उसको बोलते हैं कि आप इनको गाइड करें, इनकी काउंसलिंग करें, तो वो उसके फिर ऑल्टरनेटिव्स बताए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आखिरी ये कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है जिसको कार्डियक इशू नहीं है, वो कैसे प्रोएक्टिवली इन चीज़ों से बच के रहे, और अगर कोई पेशेंट है तो उसकी एक्सरसाइज में क्या डिफरेंसेस हैं? जो नॉर्मल है, जिसको कोई इशू नहीं है, वो अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेस को नंबर 1 वॉक को शामिल रखे। ठीक है। और वॉक मैं 30 मिनट से ज़्यादा, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज आप क्या करते हैं अपनी बॉडी को, अगर नहीं इशू है तो स्ट्रेस में डाल देंगे ज़्यादा। वॉक कर लें ठीक हो जाऊँगा, ये भी नहीं सही होता। 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब है जिसमें आपकी सांस फूले थोड़ी सी, सही, तो आपका कार्डियोपल्मोनरी स्टेमिना इंक्रीज होता है। ये जो किचन में रोटियां बना लेती हैं खवातीन, ये अक्सर और खाना बना के कहती है हमारी एक्सरसाइज हो गई। एग्जैक्टली, ये अक्सर खातून मुझे बोलती हैं कि हमारी तो एक्सरसाइज हो, हम सारा दिन तो बैठते ही नहीं, काम लगे होते। तो फिर आई से देम कि ठीक है, आप एक दिन काम छोड़िए और वॉक करके बताइए मुझे। सही बात। आप बताएं कोई डिफरेंस आया उसमें? आपकी सांस फूलेगी, आपके मसल्स चलेंगे, तो कैसे नहीं फर्क होता? इट्स नॉट द सेम, नेवर द सेम। इसी कंटिन्यूटी में आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे लोगों को तो प्लीज़। हाँ, कार्डियक रिहैबिलिटेशन में मैं सजेस्ट करूँगी जिन लोगों को भी हार्ट का इशू, कोई भी डिजीज़, कोई भी प्रॉब्लम है, आप सर्जरी से भी गुजरे हैं, कॉमनली सर्जरी के बाद भी कुछ इशूज़ जैसे कि आपका शोल्डर जैम होना शुरू हो जाता है, आप बैठे तो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, I will prefer you that go for exercises, go for a walk, go for aerobics, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिवली कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच। और आप लोग को चाहिए कि डॉक्टर साहिबा की बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। और साथ साथ मैं भी थोड़ा अपना इनपुट देना चाहता हूँ शो के अख्ताम पे कि अपने मोबाइल्स में पीडोमीटर को ऐप को आप अपलोड कर लें। उसमें आपने ये सेटिंग बना लेनी है कि कम से कम 4000 कदम रोज़ाना चलना है। और मोबाइल आपके हाथ में होता है, आप चलते रहते हैं, या वॉचेस आ गई हैं ऐसी, तो आपके 4000 स्टेप्स वो काउंट करता है। और जो शख्स 4000 5000 स्टेप्स पर डे चल जाता है तो उसका ताल्लुक कार्डियक इशू से काफ़ी दूर हो जाता है। साथ साथ एंजाइटी लेवल भी कम हो जाता है, डिप्रेशन भी कम हो जाता है, और उसकी ज़िंदगी में जो ताकत आती है, जो चलने फिरने में, उठने में, बैठने में, शायद वो मल्टीविटामिन्स खाने से नहीं आ सकती। और उसके अलावा अगर आप सुबह उठ के धूप लेना शुरू करें थोड़ा सा और उसमें वॉक करें, तो आपकी पूरी बॉडी का ऐसा इंजन चार्ज हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी आने वाले टाइम में बहुत बेहतर हो सकती है। तो दवाइयाँ सिर्फ इसका इलाज नहीं होती, दवाइयों के साथ रिहैबिलिटेशन, मतलब अपनी आदत व अतवार को अरेंज करना, मैनेज करना, ये है आपका सही इम्तिहान। जो इस इम्तिहान में पास हो जाता है, बीमारियों से उसकी जान हमेशा के लिए छूटी रह सकती है। और उसके अलावा
आप लोग का शुक्रिया, आप हमारा शो देखते हैं, एक रिश्ता सा बन गया है। आप लोग के हमारे पास मैसेजेस आते हैं, आप अपने इश्यूज़ बताते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हम आपके मैसेजेस का जवाब देते हैं और हमें इस बात का एक अच्छा एहसास है कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या शोज़ पे बात होनी चाहिए, क्या टॉपिक होने चाहिए, हमें हमेशा बताते रहें। अगर फैमिली में कोई पर्टिकुलर इशू है, किसी का अपॉइंटमेंट चाहिए या कोई और मसला है, तो आप हमारी टीम से और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा हाजिर हैं। अब अगले संडे तक के लिए डॉक्टर वजाहत और उसकी टीम आप लोगों से इजाज़त चाहती है। इंशाल्लाह अगले संडे 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे आपके फेवरेट चैनल पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।